गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का गुरु चाणक्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप पीछे लगा हुआ थंबनेल देख सकते हैं और इसी की बात लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बम्पर भर्तियां निकाली है, लगभग 25-26 हज़ार पदों की अलग अलग विभागों को लेकर के। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जिसमें बालक बहुत लंबे समय से एक मेहनत कर रहा होता है और उसे ये रहता है कि ये एक ऐसी भर्ती, ऐसा ही भर्ती जहाँ पर वो अगर अच्छे से ढंग से सही शिक्षकों के पास मेहनत कर ले तो शायद इसमें एक अच्छी सफलता वो प्राप्त कर सकता है। और उसका कारण आपके सामने स्पष्ट है। जो अंक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं या विभाग ने जो अंकों का निर्धारण कर रखा और वो है 200 अंक की जो है वो आपके हिंदी का पार्ट इसके अंतर्गत आ रहा है। 200 का जीके, 200 की हिंदी। जितने भी बच्चे एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितने मार्क्स का क्या आता है और कौन कौन सा सिलेबस है, किस प्रकार के टॉपिक है। अच्छा समय मिलने वाला है, अच्छी तैयारी के लिए मिलने वाला है। कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किन किताबों से पढ़ें, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कारण कि बहुत से बच्चे हमने पढ़ाए और उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि एसआई भर्ती एक ऐसी भर्ती है जहाँ पर हिंदी को बहुत बारीकी के साथ पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि शब्दों का माया जाल है तो न जाने कहाँ से कौन सा शब्द पूछ ले। लेकिन अगर विषय वस्तु की सही जानकारी है तो निश्चित रूप से वो सारे प्रश्न हमारे राइट हो जाते हैं। आप देख भी रहे होंगे अभी जेलर की जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें प्रश्नों का स्तर अलग था। एक ही ऑप्शन में 3-3, 4-4 शब्द डाल रखे हैं। अधिकांश प्रश्न असंगत कथन कौन सा इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं और उन सब में कहीं ना कहीं बच्चा उलझता है क्योंकि वो एक प्रश्न नहीं है। एक ऑप्शन में अगर 3 शब्द डाले हैं तो 4 ऑप्शन के टोटल 12 शब्द हो जाते हैं और उन 12 शब्दों में से उसे कौन सा शब्द पकड़कर चलना है वो पता होना चाहिए। तो हिंदी जो शब्दों का एक खेल है, उनके साथ जो पढ़ना है, जिस गहराई के साथ पढ़ना, अगर वहाँ हमारे पास योजना नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, टॉपिक को कम समय में समझने की क्षमता नहीं है तो हम इस सिलेबस को और इस भर्ती परीक्षा को क्रैक करने में कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर इस बार सरकार ने बहुत अच्छे पद निकाले, 1015, 200 अंक की हिंदी जो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ और इस पूरी हिंदी में जितने भी ग्रामर के टॉपिक दे रखे हैं उसको कम समय में कैसे समेटा जाए वो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेबस है एसआई भर्ती का वो इस तरह का है। बहुत से विद्वान साथियों ने इस सिलेबस को समझा दिया है और जहां तक मैं मानता हूं आपकी जो योजना है वो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इस सिलेबस को आपको कितने समय में पढ़ना है, कितने समय में आप इसको पूरा कर पाओगे। मतलब ये जो पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है, संधि दे रखी है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, फिर शब्दों के प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, व्याकरणिक, कोटिया, वाक्य रचना, शब्द शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारा जितना कुछ दे रखा है वो आप कितने समय में कर सकते हो। मतलब सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो अगर आपको 10 माह का समय मिलता है, 10 माह का आपके पास समय है अगर, तो इस 10 माह में आपको सामान्य ज्ञान जो 200 नंबर का है आपके, इसके अंतर्गत 200 अंक का है, उसके टॉपिक्स कैसे पढ़ने, और दूसरा आपका जो हिंदी विषय है वो आपके 200 अंक की है तो उसको कितने समय में लेना है और पूरे दिन में कब कब इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। अगर आप 10 महीनों को मानो तो मैं हिंदी की बात करूं तो कम से कम हमारे ये टॉपिक 3 बार रिवीजन हो जाने चाहिए। चाहे वो रटने वाले टॉपिक हो, चाहे वो समझने वाले टॉपिक हो, किसी भी तरह का हो। आप पूरे पाठ्यक्रम को अगर ध्यान से देखते हैं, मैं वापस पाठ्यक्रम पे आ रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं तो एकमात्र ये टॉपिक ऐसा है जो नंबर 3 का, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द और उपयुक्त शब्द का चयन और संबंधवाची शब्दावली, ये सारे के सारे आपके कोटे के हैं और इसको आपको रटना है। ये रटने वाले टॉपिक हैं। अब मैं इसको रटने वाले टॉपिक कहने के बजाय यूं कहूंगा कि ये बार बार पढ़ने वाले टॉपिक है। जो भी बच्चा एसआई भर्ती की तैयारी करता है
उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रतिदिन 10 ऐसे विलोम शब्द पढ़ने जो मैंने कभी नहीं पढ़े, मुझे प्रतिदिन 10 पर्यायवाची शब्द ऐसे पढ़ने जो मैंने कभी नहीं पढ़े। जैसे आप पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें यह दे रखा है क्या कि जितने भी प्रश्न आए हुए वो सब सरल शब्दों के आए हुए हैं। कैसे सर? जैसे जल के पर्यायवाची। अभी आप चिंतन करो कि जल के मुझे कितने शब्द याद है। जैसे आपने वारी, तोय, पय, नीर, फिर रुक गए, मतलब 4 ही याद है। अब आगे के अगर आपको याद नहीं है, अब आप किताब में देखो, किताब में हो सकता है 10 शब्द दिए हो, तो हमें बाकी के 6 शब्द अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर दें। आप जो भर्ती परीक्षा दे रहे हो, मैं इसलिए इस पे इतनी बात कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे 200 अंक का है। आप बहुत अच्छे से जानते हो जीके बहुत गहराई में पढ़ना पड़ता है। जिस टॉपिक की हम जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग वो टॉपिक जा रहा है या क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है अब। पर हिंदी एक ऐसा है जिसमें उसके समानांतर पैरेलल कठिन प्रश्न बन ही नहीं सकते, बस उसके आसपास का क्वेश्चन होता है, थोड़ा घुमा के दे सकता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जीके और हिंदी में से दोनों में तुलना करें तो ज्यादा अंक हासिल करने की जो आपकी ताकत हो सकती है वो हिंदी हो सकती है। और जितने SI भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो हिंदी सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देते हैं। हिंदी का शिक्षक ढूंढते हैं, हिंदी की किताबें ढूंढते हैं, हिंदी के पुराने पेपर देखते हैं, हिंदी के MCQ खरीदते हैं, सब चीजें उनको पता है। अगर मैं यहाँ 200 में से 180 ले आया, 190 ले आया तो शायद मेरा काम अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है संधि। एक एक टॉपिक पे मैं बात करूं अगर, तो हम जानते हैं कि संधि के टॉपिक में अमूमन बच्चे जो है वो कम से कम 1 महीना लगा देते हैं, जबकि अगर संधि का टॉपिक आप पढ़ो तो ये 7 दिन का है। और जो पहले से पढ़ रखा उस बच्चे के लिए, मैं यहाँ उस बालक की बात कर रहा हूँ जो पहली बार संधि का टॉपिक पढ़ रहा है, वो 7 दिन में कक्ष में बैठ करके पूरी संधि के उदाहरण कर सकता है। अब समझना मेरी बात ध्यान से। कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये टॉपिक कठिन है। टॉपिक कठिन नहीं है, पढ़ने का तरीका या पढ़ाने वाले के तरीके में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो 7 दिन में ये टॉपिक, मैंने कहा ना पहले योजना बना लो कि आप कितने दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर समास, जैसे जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन दोनों टॉपिक्स में से अगर मैं उनको पूछूं तुमको कठिन क्या लगता है सबसे ज्यादा, तो अधिकांश बच्चे संधि का नाम लेते हैं। पर जहां तक हम पढ़ाते और हमें लगता है कि शब्द भंडार अगर कहीं ज्यादा है, संधि में वर्णों का खेल है लेकिन शब्दों का भंडार कहीं ज्यादा है, शब्दों के अर्थ सबसे ज्यादा अगर किसी को पता होने चाहिए और वो कोई टॉपिक है तो वो समास का है। सबसे ज्यादा अगर समय लगता है तो वो समास में लगता है। उपसर्ग प्रत्यय के 2 टॉपिक आपके एक साथ पढ़े जाते हैं और प्रत्यय में आपको भेदों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के आपको 5 भेद, त्वदित प्रत्यय के आपको 6 भेद। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। त्वदित में भी 6 भेदों को आपको पढ़ना है और अब भेदों के प्रश्न आते हैं, वहां पर भी कर्तृवाचक त्वदित प्रत्यय, भाववाचक त्वदित प्रत्यय, संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय, संतान सूचक त्वदित प्रत्यय, उन्तावाचक त्वदित प्रत्यय और स्त्रीबोधक त्वदित प्रत्यय। ये 11 भेदों के प्रश्न हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं और इसमें हम हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग और उपसर्गों के प्रश्न आते हैं। उपसर्ग रहित कौन सा है, कैसा है, हर टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा एक एक को कि उसमें किस किस प्रकार की बातें दे रखी है और हमें पढ़ना क्या क्या है। ये चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा देखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शब्द रचना का आपके यहाँ पर इस सिलेबस में टॉपिक दे रखा है जिसमें 4 आधार आपको पढ़ने होते हैं। आप पूरे सिलेबस को अगर देखते हैं तो 4 आधार देखते हैं, उसमें सबसे पहला आपको अर्थ के आधार पर पढ़ना है। अगर हम अर्थ के आधार की बात करते हैं तो वहां पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द आपको पढ़ने, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पढ़ने, ये आपके दोनों दे रखे हैं। पटवार भर्ती में निरर्थक शब्द का क्वेश्चन भी आया हुआ। अब सार्थक में क्या पढ़ना है सर, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सिलेबस में। यहाँ पर ये सारा ये जो शब्द ज्ञान दे रखा ये सारे आपके सार्थक शब्दों के अंतर्गत पढ़ा जाता है और इसी में मैंने कहा है कि इसको बार बार पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक है। उसके अलावा अगर हम वापस बात करते हैं अभी जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वहां पे, तो दूसरा जो है वो आपको पढ़ना है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसमें आपको जो पढ़ने वो 4 टॉपिक पढ़ने। पहला पढ़ना है तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा पढ़ना आपको वो
विदेशी शब्द। ये 4 शब्द आपको इसके अंतर्गत पढ़ने। एक इन्होंने इसमें तत्सम के बाद अर्ध तत्सम करके एक टॉपिक और डाल दिया, जिसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अर्ध तत्सम में क्या दे रखा है। तो तत्सम तद्भव, अब देखना अधिकांशतः ये देखा जाता है कि छात्रों को यहाँ ये नहीं पता लगता है कि तत्सम शब्दों को कैसे पहचाने या तद्भव। कारण हमें पता है संस्कृत से शब्द आते हैं वो तत्सम, पर पहचानो कैसे? या तो संस्कृत विषय का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो 10 बातें आपको याद रखनी है। अगर उस 10 बातों का कोई भी एक लक्षण उस शब्द में दिख जाता है तो आपको वो तत्सम कर देना है, और नहीं दिखता है तो फिर वो तद्भव है। और रटने वाले दोनों टॉपिक इसमें देशज और विदेशी। और अब इसमें से भी प्रश्न आ रहे हैं। अभी जो जेलर भर्ती का पेपर हुआ उसमें देशज शब्द का भी प्रश्न आया, सभी शब्द विदेशी कौन से, ऐसा प्रश्न भी आया। तो अब इनको हम छोड़ नहीं सकते। और एसआई भर्ती राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है, इसलिए एसआई भर्ती में आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशी इन चारों शब्दों पे बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा और उनको सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा, जब जाकर के वो पूरा कार्य आपका होगा। तो ये यहाँ पर नंबर 2 में पढ़ना। 3 में जो पढ़ना है वो पढ़ना आपको रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, पर रीट भर्ती परीक्षा में एक बार ऐसा हुआ था, ये कंटेंट था नहीं उस सिलेबस में, बट प्रश्न वहां से पूछा गया था। इसमें 3 शब्द आपको पढ़ने हैं, रूढ़ शब्द, दूसरा पढ़ना है वो यौगिक शब्द, और तीसरा पढ़ना है वो योग रूढ़ शब्द। ये लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में दे नहीं रखा, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। और अगर अपन चौथे टॉपिक की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th टॉपिक में आगे के बोर्ड पे इसको आपको समझाना चाहूंगा। नंबर 4 पे जो दे रखा है वो है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहां पर जो पढ़ना है वो हमें विकारी शब्द पढ़ने हैं, और दूसरी ओर देखें तो हमें अविकारी शब्द पढ़ने हैं। अविकारी शब्द पढ़ने, और इसी अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। 2 बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, 1 बार रीट में क्वेश्चन आया, अविकारी शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा। लेकिन कई बार बच्चा ये भूल जाता है, अव्यय कौन सा सर यूं पूछा, या अविकारी कौन सा यूं पूछा, बात दोनों एक ही है। तो शब्दों का ध्यान हमें होना चाहिए। टॉपिक में आपके लिंग, वचन, काल। अब आपके सिलेबस में कारक के बजाय उन्होंने परसर्ग लिख दिया, वाच्य लिख दिया, वृत्ति, ये टॉपिक आपके सारे लिखे हुए। इन सबसे प्रभावित और परिवर्तित हो जाए वो विकारी, इन सबसे प्रभावित और परिवर्तित नहीं हो वो अविकारी। अब यहां पर आपको 4 टॉपिक पढ़ने जो आपके सिलेबस में, कौन से? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। अच्छे से ध्यान से सुन लेना, जितने भी एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो। अगर किसी बच्चे को संज्ञा का पूरा नॉलेज है, देखो सुनने में सरल लगता है, सर व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सर व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है, पर संज्ञा के टॉपिक में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछता है, किस तरह वो घुमा के पूछ रहा है। जैसे अभी जेलर भर्ती परीक्षा में ही 2 तरह के प्रश्न आए, पूछा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब बच्चे को सिर्फ भाववाचक संज्ञा ढूंढने आ रही है, सर्वनाम से बनी नहीं आ रही है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये प्रश्न आया था, उसको ढूंढने आ रहा है सिर्फ भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जो रटा हुआ है वो समझा हुआ नहीं है, और रटा हुआ है वो वैसा कि वैसा आ गया तो वो प्रश्न राइट होगा, लेकिन समझा हुआ है तो कैसा भी प्रश्न आए हम उसे कर सकते हैं। तो समझ विकसित होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ वजन डाल के कह रहा हूँ, अगर संज्ञा आता है तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, अगर संज्ञा आता है तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, मतलब टॉपिक होते चले जाएंगे। सकर्मक अकर्मक क्रिया में भी संज्ञा का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से सुन लेना। आपको सबसे अच्छा कोई टॉपिक पूरा कमांड करना है तो वो संज्ञा पे करना। अगर आपने संज्ञा बहुत अच्छे से पढ़ ली है, ये मैं बहुत अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं आपसे, ऐसा नहीं कि संज्ञा पढ़ ली फिर आपने सर्वनाम पढ़ लिया, फिर आप विशेषण पढ़ रहे हो, फिर आप क्रिया पढ़ रहे हो, चारों का संबंध है, कड़ी से कड़ी है। और जिसको संज्ञा बहुत अच्छे से आती है वो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रश्न कभी गलत नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। और अव्यय में आपको 4 टॉपिक पढ़ने, उसमें सबसे पहला पढ़ना है क्रिया विशेषण,
दूसरा पढ़ना है संबंध बोधक अव्यय। यहां भी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, जिन्होंने पहले भी परीक्षा दे चुके, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, वो अब मेरी बात पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं उस पे, और वो मेरी बात से एग्री भी होंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा पढ़ना आपको विस्मयादि बोधक अव्यय। अब दोस्तों यहां ध्यान देना, क्रिया विशेषण इट्स ओके, इन दो टॉपिक पे वजन डालना, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। कठिन नहीं है टॉपिक, पर अब इसके भेदों के प्रश्न आ रहे हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने, उस भेद का प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन में कौन सा है कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो भेदों को छोड़ना मत, यही महत्वपूर्ण बात है इसकी, अपने को याद रखना है। फिर लिंग, वचन, काल, परसर्ग, कारक, वाच्य और वृत्ति, ये टॉपिक अपने को अलग से पढ़ने। ये जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, आपके सिलेबस में आप देख सकते हो। क्या यहां पर देखो, संधि की बात मैंने की, समास की, उपसर्ग की, प्रत्यय की, तत्सम की, अर्ध तत्सम की, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये अव्यय। अव्यय में लिखा है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि, और एक निपात शब्द आया है। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। क्यों? जैसे निपात शब्द है ना, जब भी ये अव्यय के अंतर्गत आता है और इसका प्रश्न भी आता है, जब भी किसी वाक्य में वजन बना दे, ही, भी, तक, ऐसे शब्द आ जाए जो वाक्य को वजनदार, वही, यही, इस टाइप के सारे शब्द, ये मैं बैठूंगा ना, मैं वहीं बैठूंगा, बात का वजन बढ़ गया। मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, बात का वजन बढ़ गया। जहां पर भी वाक्य का वजन बढ़ जाए वहां पर निपात होते तो वो निपात का। फिर ये पर्यायवाची वगैरह समझा दिए। उसके बाद ये परसर्ग, अभी मैंने कहा कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल और वृत्ति, मूड, ये सारे प्रश्न जो है वो अभी समझाए। उसके बाद आपके आता है वाक्य रचना का टॉपिक। आप देख लें वाक्य रचना में क्या दे रखा है उसने। वाक्य रचना का जो टॉपिक है आपका, इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये दो आधारों पे पढ़ा जाता है। पहला रचना के आधार पर, और दूसरा पढ़ना है वो आपको अर्थ के आधार पर। और अभी इसके भी प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। अर्थ के आधार पर जो पढ़ने वो 8 भेद पढ़ने हैं आपको, और ये 8 आपको याद होने चाहिए, जैसे विधानार्थक। अब कई बार क्या होता है कि जो शब्द हमें याद है उसके बजाय वो पूछ लेता है दूसरा, जैसे विधानार्थक है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो कथनात्मक। अब बच्चा ये पढ़ के जा रहा है, परीक्षा में पूछ रहा है कथनात्मक वाक्य कौन सा है, तो अपने को पता होना चाहिए कथनात्मक विधानार्थक को ही कहते हैं। निषेधार्थक, तीसरा हमें पढ़ना आज्ञार्थक। अब पढ़ तो गए आज्ञार्थक, लेकिन परीक्षा में वो पूछ रहा है विधिवाचक वाक्य कौन सा है, तो आपको विधिवाचक तैयार करना है, आज्ञार्थक तो है ही सही। अगला है इच्छार्थक, बस इसमें अर्थ निकालने आपको और कुछ नहीं करना है। अगला लिखना है आपको प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, और अभी जेलर भर्ती में जो आया था प्रश्न वो आया था संकेतार्थक का, आपको पता होगा यदि तो का आता है जवाब संकेतार्थक। और लास्ट है विस्मयार्थक ये। और यहां पर हम अच्छे से जानते हैं रचना के आधार पर हमको 3 पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। हिंदी में सबसे सरल टॉपिक अगर कोई है तो वो वाक्य रचना का है, आसानी से कर सकते हो। फिर मिश्र वाक्य के 3 भेद, संज्ञाश्रित उपवाक्य, विशेषणाश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य। तो ये वाक्य रचना के मेरे ख्याल से 4-5 प्रश्न आपको ऐसा ही भर्ती में दिखते हैं, और एक भी गलत नहीं होगा। अगर आप खुद पढ़ो तो भी, किसी के पास जाके पढ़ो तो भी, कोई अच्छी किताब लाके पढ़ो तो भी, किसी ऑथर को फॉलो करो तो भी, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आप वापस सिलेबस पे आते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब आप यहां देख सकते हैं व्याकरणिक कोटियों में वाक्य रचना पूरा हो गया। फिर वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ, किस में नहीं हुआ है, किस विराम चिन्ह का क्या नाम है, या चित्र बना हुआ उसका नाम क्या है, या नाम दे रखा तो उसका चित्र कैसा है, या फिर उसकी भाषागत, जैसे अर्धविराम का प्रयोग कहां होता है कहां नहीं होता है। 8-10 बातों में याद रखनी पड़ेंगी, वहां पर होगा बाकी नहीं होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि विराम चिन्हों को लेकर के कहां पर किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, रटनी और पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक विधि क्यों लिखा है आपके सिलेबस में। प्रशासनिक विधि का मतलब होता है जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में काम में आते हैं वो,
अभी जेलर भर्ती में भी आपने देखा होगा कि लगभग 10-12 क्वेश्चन अंग्रेजी के शब्द दे रखे थे जिसके हिंदी याद करने थे। हमने भी जब एग्जाम दिए तब हमें पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि अंग्रेजी में इतनी रुचि नहीं थी तो थोड़ी समस्या रहती थी, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि भाई एग्जाम में तो आना ही है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात ज़रूर से कहता हूँ कि जो सिलेबस है उसमें आपकी चॉइस नहीं पूछी गई है, जो दे रखा है वो आपको करना है, वो ही तैयार करना है और उसी में से प्रश्न आएंगे। तो अब अपने को करना क्या है, पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है। जिन बच्चों का हाथ कच्चा है अंग्रेजी में तो वो कम से कम प्रतिदिन 5 शब्द रट डाले, रोज 5 शब्दों को पढ़े, अगले दिन फिर 5, अगले दिन फिर 5, अगले दिन फिर 5, बट रिवीजन रोज फर्स्ट से। जैसे आज 5 पढ़े, कल 5 फिर नए पढ़ रहे हो तो कल 10 पढ़ने, ऊपर वाले वापस लेने, फिर 15, तो धीरे धीरे आपके पास उसका एक कोटा तैयार हो जाएगा। देखो पूरे दिन के टाइम टेबल में आप एक चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि मुझे हिंदी कब पढ़नी है, हिस्ट्री कब पढ़नी है, पॉलिटी कब पढ़नी है, इकोनॉमिक्स कब पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर कब पढ़ना है। और कई बार बच्चे पूछते हैं क्या सर पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा पढ़ो, ऐसा नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों सोचते हो आप? इस सोच के पीछे सिर्फ एक कारण है, जो हम छोड़ते हैं उसका तनाव हम पढ़ रहे हैं उसके साथ चलता है। जैसे आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो और पॉलिटी को बाद में पढ़ूंगा ये करके बैठे हो, तो डेफिनेट मान के चलना जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पॉलिटी बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी ऐसा चलेगा। तो होना क्या चाहिए, सरल सरल को पहले पढ़ लो, कठिन कठिन को बाद में। पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 विषय को लेकर के हम बैठें, टाइम टेबल की योजना वैसी बना लें। सुबह सुबह बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो मुझे कठिन पढ़ना है, ताकि क्या है कि सुबह मेरा माइंड फ्रेश रहता है। ये वो देखो, आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड 24 घंटे फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक है और शाम को अपने एनर्जी नहीं है। अगर उत्साह है, लक्ष्य है, पाना ही है, करना ही है, कुछ भी हो जाए इस बार मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा अगर आपके अंदर है तो फिर आप सुबह उठोगे शाम को उठो, बात एक ही है। जब उठे तब आपके लिए वो समय बहुत उचित माना जाता है। तो मॉर्निंग में आप सुबह सुबह वो टॉपिक लो जो आपको अच्छे लगते हैं, सरल लगते हैं। सर उससे क्या होगा, आप फास्ट पढ़ लोगे। सर उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। सर उससे क्या होगा, अगर आपने सुबह सुबह सरल विषयों को ज़्यादा समेट लिया तो दिन भर आपको संतुष्टि रहेगी। किस बात की, कि आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है। अब कोई कठिन लेके बैठे तो माइंड तैयार है उसके लिए, क्योंकि इसने अपना अभ्यास करना सुबह से शुरू कर दिया है। अब अभ्यास शुरू हो गया तो फिर उसके हाथ में जो चीज़ आएगी वो उसको स्वीकार कर लेगा और इजी बना लेगा। ये मेरा सोचने का तरीका, आप लोग कैसे करते हो वो आप पर है। लेकिन अगर इस तरीके से चलते हो तो शायद आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। गुरु चाणक्य एकेडमी उदयपुर में मैं स्वयं हिंदी पढ़ाता हूँ। आप सभी का स्वागत है। अगर आप यहाँ पर आते हो और हिंदी विषय की जिम्मेदारी मुझे देते हो तो मैं ईमानदारी के साथ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। हर टॉपिक को पढ़ाने का तरीका होगा, हर टॉपिक को समझने का तरीका होगा, हर टॉपिक को ज़्यादा एक्सरसाइज करने का तरीका होगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर मान लो पूरा सिलेबस मैं कवर कर लूँ, जितना भी यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, तो क्या उसके बाद मुझे उस सिलेबस के MCQ करने चाहिए क्या यूँ? तो मेरा थोड़ा सा यहाँ ऐसा मानना है कि आप MCQ की प्रैक्टिस करने के बजाय जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका बेस पकड़ने की कोशिश करो कि आपको शब्द कैसा दिखे तो कौन सी संधि होगी, या शब्द कैसा दिखे तो समास कौन सा होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से गहराई के साथ उन चीज़ों तक जा सकें। तो आप जो है वो किसी की बातों में आने के बजाय स्वयं की प्लानिंग करें, स्वयं उन चीज़ों को देखें, स्वयं मार्केट में जाएं, स्वयं किताबों को टटोलें, खुद सोचें कि मुझे क्या टॉपिक कठिन लग रहा है और मुझे इसके लिए किसके पास जाना चाहिए या किस किताब से पढ़ना चाहिए या मुझे इस कंटेंट के लिए कितना समय देना चाहिए। अगर आज से आप जाग गए हो तो निश्चित मान के चलना कि आने वाले समय में आप एक सफल SI के रूप में इस राजस्थान में सेवा कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी। इसको व्यावसायिक दृष्टि से सुनने के बजाय आप ये समझें कि सर जो बात बता रहे हैं वो शायद इस सिलेबस को लेकर के बात कर रहे हैं। समय का अभाव होता है और इस कारण से हम आपको उतना नहीं समझा पाते यहाँ पर, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपन समझ सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप इस SI भर्ती के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें और
स्वयं को उस सार्थक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और यदि आप हमें मौका देते हो कि सर नहीं, हिंदी मुझे आपसे पढ़नी है, तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।